और मोदी जी जो रोज कम से कम कई घंटे लगाते हैं अपने मेकअप कराने के लिए, कैमरा की एंगल सीखने के लिए, रीटेक करने के लिए, वो व्यक्ति राहुल गांधी जी का मजाक उड़वा पा रहे हैं। तो ये उनकी टीम की बात है। बच्ची जो कि उसके बेटी की तरह थी, मतलब ऐसे नहीं कि एज में बेटी की तरह, बल्कि जिससे उसके पारिवारिक संबंध थे पिता और पुत्री के, उसका रेप करता है, उसका गैंग रेप करवाता है, उसका अपहरण करा के। आसाराम बापू से लेके जितने बाबा छोड़े जा रहे हैं, ये सब उस एप्स्टीन गैंग का ही तो चमत्कार है। दुनिया के किसी टॉपिक पे मोदी जी से 5 मिनट बुलवा लो, वो बोल पाए तो, और राहुल जी से बुलवा लो। मतलब हम लोग क्या कह रहे हैं, बच्ची क्या कह रही है, ईमानदारी से मेरे साथ न्याय हो, बेईमानी ना हो। मतलब बेईमानी तो हो ही रही है इसके साथ, 100% बेईमानी ना हो। वो अधिकारी कुलदीप सिंह सेंगर के साथ मिले हुए थे, ये बात मेरी नहीं है। ये जिस जजमेंट ने कुलदीप सिंह सेंगर को सजा दी है, उस जजमेंट में ये बात लिखी हुई है। स्वागत है आपका द हिंदी टॉप पर, और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा साहब हैं। महमूद प्राचा साहब की बहुत लंबी परिचय हो सकती है, लेकिन एक संक्षिप्त परिचय भी दूं तो ये है कि उन्नाव रेप केस जो है, उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में यही देख रहे हैं। तो इनका अभी फिलहाल के लिए परिचय यही है, और इसी मुद्दे पर हम इनसे बात करने वाले हैं। सर, आपका स्टेटमेंट उस पर आया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट से जो भी पहला वर्डिक्ट आया है वो थोड़ी राहत है, जबकि मीडिया इसको ऐतिहासिक जीत बता रही है। तो वो थोड़ी राहत और ऐतिहासिक जीत कैसे है सर, थोड़ा बता पाएँ इस बारे में? अब वो लोग ऐतिहासिक जीत बता दें तो पूरी हमारी जस्टिस सिस्टम को शर्मिंदा करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए कह रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है जी। ऐतिहासिक जीत मतलब कि ऐसा काम होता ही नहीं है भारत की जुडिशरी में, यही इसी का मतलब ऐतिहासिक होता है ना। अब मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि ऐसा काम भारतीय जुडिशरी में कभी होता ही नहीं कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसने एक बच्ची जो कि उसके बेटी की तरह थी, मतलब ऐसे नहीं कि एज में बेटी की तरह, बल्कि जिससे उसके पारिवारिक संबंध थे पिता और पुत्री के, उसका रेप करता है जी। उसका गैंग रेप करवाता है, उसका अपहरण करा के, उसके पिता की हत्या कराता है पुलिस द्वारा, और झूठा केस बनवा के, झूठ और पिस्तौल प्लांट करा के उसको मार देता है पुलिस के साथ मिलके। उसके बाद उस बच्ची के वकील जी, उसकी चाची, उसकी मौसी जी, और वो स्वयं एक गाड़ी में थे, उसके ऊपर ट्रक चढ़वा देता है। 2019 की ये घटना है जी जी, उसके ऊपर ट्रक चढ़वा देता है। उसके बाद और भी बहुत सारी घटनाएं इस तरह की करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसका पूरी तरीके से, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के लोग और सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग उसका पूरी ताकत लगा के साथ देते हैं। सीबीआई उसका साथ देती है, उसके ऊपर लगातार हमले करता जाता है। ऐसे एक व्यक्ति को बहुत विशाल दया दिखाते हुए अगर कोई हाईकोर्ट जमानत पे छोड़ देती है, जबकि कानून उसके विरुद्ध है, जेल नॉट बेल का कानून है जी, ऐसी जजमेंट को रोक देने के लिए जी, 4 हफ्ते के लिए सिर्फ रोक देने की बात को अगर ऐतिहासिक बताया जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी जजमेंट्स को देती रहती है, उसको प्रमोट करती है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं कि इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा अत्याचार भारतीय न्यायिक व्यवस्था कर सकती है। तो ये लोग तो देखिए ना, इनको कुछ या तो समझ नहीं है इन लोगों को जी, और या फिर जानबूझ के ये भारत के संविधान और भारत की जुडिशरी को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं इसको छोटी रिलीफ क्यों कह रहा हूँ कि ये सब जिस बच्ची के साथ हो चुका हो, जो आज दर दर की ठोकरें खा रही है, जिसके पति की नौकरी छीन ली जाती है, जिसके बच्चे छोटे छोटे हैं, जिनकी जान खतरे में, जिसकी माता को विधवा बना दिया जाता है जी, उसके सामने अगर ये हो जाए कि उसका जो ये सब करने वाला था उसके साथ जी, उसको सिर्फ हमने 4 हफ्ते के लिए बाहर नहीं आने दिया, जी, तो ये हम उसके सामने शर्मिंदा होने चाहिए कि हम तुझे, इस बच्ची को और उसके परिवार को तब नहीं बचा पाए, आज भी सिर्फ हम 4 हफ्ते के लिए ही रुकवा पाए जी, और अब भी हम ये गारंटी नहीं कर सकते कि तेरे छोटे छोटे बच्चे और जो तुम्हारे पति जी, आपके बाकी परिवार जी, की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। आप भूखे मरोगे या नहीं मरोगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम इसको अपनी जीत बताने लगे और ये ना कहें कि ये इतनी सी शुरुआत है। जी, हमारा एक क्षमा याचना का पहला कदम है
एज ए सोसाइटी इस बच्ची से और उसके बच्ची के परिवार से कि हमसे गलती हुई, हम उस समय तेरे साथ नहीं थे, तुम्हारे साथ नहीं थे, आपके साथ नहीं थे। अब कम से कम अब थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी वो सारी पीड़ा को थोड़ा सा कम कर सकें जी। तो मैं इसे इस नज़रिए से देखता हूँ। बाकी मैं आपके आपने दर्शक, इसलिए मैंने ये कहा। अच्छा, जब ये फैसला आया कल सुप्रीम कोर्ट से, तो सीजीआई ने एक कमेंट ये किया कि जो भी हाई कोर्ट के फैसले, जो भी जिन जजों ने ये फैसला दिया था कि जमानत दी थी उनको, वो बहुत एक्सपीरियंसिव हैं, बहुत तजुर्बा उनके पास, लेकिन गलती इंसान से ही होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश थी कि चलो वहाँ से गलती हो गई लेकिन हम गलती नहीं करेंगे, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ये देखिए, ये जो इस प्रकार की टिप्पणी हुई है वो इसलिए हुई है कि इसमें सीबीआई की पूरी तरीके से और केंद्र सरकार के लोगों की और उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों की, और जिसको मैं एप्स्टीन गैंग कहता हूँ, भारत का एप्स्टीन गैंग, ये बड़ा इल्जाम है सर ये। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ना, और मैं तथ्यात्मक रूप से बोल रहा हूँ जी। एक बड़ा एप्स्टीन गैंग, जो भारतीय एप्स्टीन गैंग है, उसके मेंबर कुलदीप सिंह सेंगर हैं, उनके सारे साथी जो उनके साथ खुल के निकल के सामने आ रहे हैं, ये इस प्रकार की गतिविधियों में सब लिप्त रहे हैं जी। आसाराम बापू से लेके जितने बाबा छोड़े जा रहे हैं, ये सब उस एप्स्टीन गैंग का ही तो चमत्कार है। बृजभूषण शरण सिंह साहब के ऊपर कैसे कैसे मुकदमे दर्ज हुए, और वो, और यूपी में जो मंत्री हैं, संवैधानिक पदों पे बैठे लोग हैं, वो इस बच्ची के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, ये सब वही एप्स्टीन गैंग तो है भारतीय। तो जब ये एप्स्टीन गैंग है ही, तो इनके सामने कोई तो खड़ा होगा। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई अगर अपना केस ठीक से बहस करती जी, तो शायद ये टिप्पणी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि इस जजमेंट के दसियों पॉइंट्स ऐसे थे जो कि हाईलाइट किए जाने चाहिए। जो सबसे वीक पॉइंट था जी, वो भी इतना मजबूत था जी, और लेकिन वो एक ऐसा कंट्रोवर्शियल इशू था जिसमें थोड़ी सी बहस जो कुलदीप सिंह सेंगर साहब हैं उसके पक्ष में भी आ सकती थी। बाकी जो 10 मुद्दे और थे जिसको सीबीआई ने हाईलाइट ही नहीं किया, उसमें तो ये बात आती ही नहीं। अगर वो बातें मुझे हाईलाइट करने दी जाती, अगर सीबीआई मुझे नोटिस देती, अगर सीबीआई मुझे इस मुकदमे से जब तक उनकी ताकत लगे दूर करने की चेष्टा नहीं करती, असली जो पीड़िता की आवाज़ है पहुंचने देती सुप्रीम कोर्ट में, तो शायद टिप्पणी ये होती कि हमें पूरे देश के जजों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि ये तो महिलाओं के बारे में सेंसिटिव ही नहीं है, इनको महिलाओं और बच्चियों की पीड़ा ही नहीं पता है, और इनको ये भी नहीं पता कि खतरा, आने वाले खतरे से सावधान होने की वजह से ही तो बेल नहीं दी जाती है। तो ये भी टिप्पणी हो सकती थी। तो ये ना होके, लेकिन वो सीबीआई ने और सीबीआई की तरफ से जो वकील पेश हुए, उन्होंने एक लेटर पे ये चीज़ बना के दी, और अब जज साहब जब पूरी बात अभी उनके सामने रखी नहीं गई है तो वो भी क्या बोलते हो, तो ये एक छोटा सा मैटर बता दिया ना इसको, क्या कि ये पब्लिक सर्वेंट एमएलए होता है नहीं होता है। अब इसमें तो कोई भी जज कह सकता है ना कि इस बारे में तो हमें थोड़ा जाना पड़ेगा, तो वो समझदार जजों ने कुछ छोटी सी गलती कर दी, लेकिन जब हम उन्हें सारी बातें बताते जी कि जो बातें हमने रखी थी वो जजमेंट में रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही हैं, हमारे सारे आर्ग्यूमेंट्स को पूरी तरीके से नजरअंदाज ही कर दिया, तब शायद टिप्पणी कुछ दूसरी आती। पर यह सीबीआई जो है ना, इससे ज्यादा खतरा है हमें और उनके वकीलों से बनिस्बत जो हमारे सामने। बार बार आप सीबीआई की जिक्र कर रहे हैं, सीबीआई की निष्पक्षता पर क्या आपको शक है कि वो सही से केस लड़ नहीं रही है, इसी वजह से हम हाई कोर्ट में हम केस एक तरीके से हार गए, सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, तो कहीं ना कहीं सीबीआई पर शक है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि उसके साथ कि आप इस केस में पार्टी क्यों नहीं बन पाए? सीबीआई के रोल के बारे में मुझे 1% भी शक अभी तक नहीं है। मुझे 100% भरोसा है कि सीबीआई पूरी ताकत लगा के जी कुलदीप सिंह सेंगर की मदद कर रही है। मदद कर रही है आप पूरी ताकत अंतिम में लाया है, मतलब मुझे लगा कि आप निष्पक्ष बताएंगे उसको। नहीं, अच्छा, मैं तो सच बोलने के लिए जाना चाहता हूँ और तथ्यात्मक रूप से सच बोलने के लिए जाना चाहता हूँ। मैं जो भी बात कहूँगा उसका सबूत दूंगा, और उसके बाद आप मुझसे उस पर और मुझे ग्रिल कर सकते हैं उस बात पे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कि सुप्रीम को जो सीबीआई के आईओ थे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, जो ये विवेचना कर रहे थे, वो अधिकारी कुलदीप सिंह सेंगर के साथ मिले हुए थे। ये बात मेरी नहीं है, ये जिस जजमेंट ने कुलदीप सिंह सेंगर को सजा दी है उस जजमेंट में ये बात लिखी हुई है, और उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं ये और ये डॉक्यूमेंट फोर्ज करके कुलदीप सिंह सेंगर की मदद सीबीआई के आईओ साहब ने की। ठीक, अब आप क्या कहेंगे? मेरी बात में कुछ दम नजर आया आपको? इसके बाद केंद्र सरकार जिसके अंडर सीबीआई आती है, उसने आज तक भी, केंद्र सरकार के लोगों ने आज तक भी उस आईओ साहब के खिलाफ इतना सा भी एक्शन नहीं लिया है जी। तो इससे क्या मतलब निकलेगा बताओ आप?
बल्कि ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो टिप्पणियां आई हैं, जो फाइंडिंग्स आई हैं सीबीआई के बारे में, उसको हटवा दिया जाए। अब आपको समझ में आया कि अगर कोई एक शराफत से और ईमानदारी से कार्य हो रहा होता तो उस आईओ की तो नौकरी जाती पहले, फिर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता और वो अभी जेल में सेंगर के साथ बैठा होता जेल में जी। ये तो न्यायिक बात होती ना। उसके बाद सुप्रीम हाई कोर्ट में जो ये केस हुआ है फैसला, मैं इस फैसले के बारे में किताब लिख सकता हूँ मोटी वाली, इस फैसले के बारे में, फैसले का क्रिटिसिज्म करने के लिए। अच्छा। और मैं ये साबित कर सकता हूँ लॉजिक से कि ये वो जजमेंट है जिसको पढ़ाया जाना चाहिए कॉलेज में एलएलबी के छात्रों को और जुडिशियल एकेडमीज में जजेस को, कि ये वाले पॉइंट्स पे जजमेंट कभी नहीं लिखी जानी चाहिए, ये रीजनिंग कभी नहीं होनी चाहिए सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए। इसका रोल मॉडल बन सकता है ये, मैं इस बारे में किताब लिख सकता हूँ। अच्छा। और ऐसी जजमेंट को प्राप्त करने में सीबीआई ने पूरी मदद की। किसकी? सेंगर की। जितनी बहस सेंगर की लीगल टीम ने की है उसमें यही लिखा हुआ है सीबीआई ने ये नहीं किया, सीबीआई, आप जजमेंट पढ़ो ना ये वाली भी हाई कोर्ट की, ये सीबीआई ने ये गलती कर दी, सीबीआई ने ये गलती कर दी, सीबीआई ने ये गलती कर दी। अब सीबीआई तो मिली हुई थी तो वो गलतियां तो जान के कर रहे थे। वहां पे भी एक ईमानदार या एक वकील साहब आ गए जो सीबीआई की तरफ से थे, उन्होंने कुछ थोड़ी सी हमारी इतनी सी मदद कर दी, उनको हटा ही दिया गया। अच्छा। अब बताओ मैं सीबीआई को क्या बोलूं कि वो निष्पक्ष थी या पक्षपात कर रही थी? अब आप मुझे खुद ही बता दो। ठीक है, वो जनता डिसाइड कर लेगी, देख रहे हैं सब। एक और इस बारे में कुछ आपको मुझे ग्रिल करना है तो वो करना। नहीं, ठीक है, जितना ग्रिल करना हो कमेंट सेक्शन में आएगा, फिर मैं अगली बार सवाल पूछूंगा। ठीक है। एक दो छोटा सवाल और आखिरी के रह गया मेरे। जब ये हाई कोर्ट से फैसला आया उसके बाद बहुत बवाल हुआ, बवाल मतलब प्रोटेस्ट हुआ शांतिपूर्ण तरीके से। हम भी गए थे जंतर मंतर पर कवर करने, हालांकि आप नहीं थे लेकिन महिलाएं एक्टिविस्ट थी, सर्वाइवर भी थी वहाँ पर। एक स्टेटमेंट आपका आता है जब वो राहुल गांधी से मिल के आई सर्वाइवर, तो आपने कहा कि अगर राहुल गांधी के वकील इस केस में शामिल होंगे तो हम केस हार जाएंगे, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। और दूसरा ये कि नहीं गलत बोल रहे हैं आप, 100% हार जाएंगे। 100? क्यों, ऐसा क्यों कहा आपने? अब आप सवाल पूछें, मैं आपको दुरुस्त कर रहा था कि मैंने ऐसा नहीं ऐसा कहा। तो आपने कहा कि 100% केस हार जाएंगे अगर राहुल गांधी के वकील हमारे इस केस में शामिल होते हैं तो। पहली बात ये हो गई। एक सवाल और साथ में पूछ लेता हूँ मैं, वो ये है कि क्या हम ये मान के चले कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला कल आया है, प्रोटेस्ट जो हुआ था, जिस तरह से क्रिटिसिज्म हुई थी सोशल मीडिया पर और ज़मीन पर भी, उसका भी उसमें इम्पैक्ट था? अगर वो विरोध प्रदर्शन नहीं होता तो हो सकता है कि इस तरह के फैसले नहीं आते। दो बातें हैं। हाँ, पहली बात, राहुल गांधी जी जिनके पिताजी को मैं बड़ा भाई मानता हूँ, राजीव गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी, और ये क्योंकि उम्र में मेरी उम्र के पास ही है तो ये इनको, इनकी फैमिली के प्रति मेरा अफेक्शन है, मैं ये खुल के बताता हूँ। लेकिन इस अफेक्शन का ये मतलब नहीं है कि वो कोई गलती करें तो मैं उनको बड़े इशू को नुकसान होने दूंगा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने वो बात कही है। और मैंने 100% बात इसलिए कही थी कि वो 100% रिकॉर्ड है जिन वकील साहब का नाम राहुल गांधी जी ने इस पीड़िता को दिया था। अब किसी ने उनसे दिलवाया था या नहीं दिलवाया था ये तो वही जाने, कौन स्लीपर सेल्स उनके चारों तरफ रहते हैं, उस बारे में मैं क्या ही टिप्पणी कर सकता हूँ। उनका रिकॉर्ड है 100% इस प्रकार के केस हारने का रिकॉर्ड, मतलब 100, वो तो जग जाहिर है, अब उसमें मैं क्या बताऊंगा। मैं उनके केसेस गिनवा सकता हूँ आपको, बाबरी मस्जिद। अच्छा। मैं वो क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे तक उनके दोस्त मित्र यार कह रहे हैं नाम तो मत लो कम से कम। अच्छा, इसलिए तो मैं लिहाज कर रहा हूँ थोड़ा, पहली एथिक्स का प्रयोग कर रहा हूँ। लोग ढूंढें, बाबरी मस्जिद का केस, संजय दत्त का केस, अच्छा, लालू यादव जी का केस, आजम खान जी का केस। आजम खान जी आज कहाँ हैं? जेल में अभी। अच्छा, जेल में है, वकील ढूंढे आप। अभी गिनती गिनता हूँ मैं। वफ का केस, ये CA NRC का केस, जिस केस का नाम लोगे उसमें हारे हैं 100%। तो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जो गई थी, क्या ये केस वही वकील देख रहे थे? नहीं, वो नहीं देख रहे थे शायद, इसलिए जीत गए। अच्छा। अब आप आगे सुनिए जी, आगे सुनिए। तो और राहुल जी के ऊपर जो ये झूठा केस है, उनकी पूरी लीगल टीम में से एक या दो तो हैं जो RSS के टच में नहीं है। उनकी लीगल टीम में भी सारे लोग RSS की टच में हैं। और जो वो ये नेशनल हेराल्ड का केस है ना, उसका तो क्योंकि पब्लिक डोमेन में इतने आ चुकी हैं बातें, उसमें 0% चांस है मतलब इनके खिलाफ एक्शन होने में। और कितने साल से
उनको कई घसीटा सालों से जब से हम होश घसीटा में जा रहा है हम सुन ही ना, रहे कुछ भी तो एविडेंस नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी एविडेंस नहीं है। अगर राहुल गांधी जी, मैं ये भी उनको सलाह देता हूँ, सुनेंगे तो नहीं वो वैसे, खुद आर्ग्यू करें ना अपना केस, अब तक उसमें से डिस्चार्ज हो चुके हो खुद। अब आप इससे ज्यादा मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो बताओ। वो जब उनको इस बात का खुद ही नॉलेज नहीं है ना, वो बहुत सारी चीजों में बहुत सारी नॉलेज है उन्हें जी। और मोदी जी के सामने तो मैं बार बार बोलता हूँ, दुनिया के किसी टॉपिक पे मोदी जी से 5 मिनट बुलवा लो, वो बोल पाए तो, और राहुल जी से बुलवा लो, दुनिया खुद देख लेगी कि ये कौन और राहुल गांधी कौन है। राहुल गांधी कम से कम हर टॉपिक पे एक सब्सटैंशियल और फंडामेंटल नॉलेज जरूर रखेंगे। किसी भी टॉपिक पे बात कर लो, ऑफ एंड उनको सोते हुए से जगाओ, और आज हम क्वांटम फिजिक्स पे बात करेंगे, वो कम से कम 5 मिनट बोल पाएंगे और कोहेरेंटली बोल पाएंगे। अब मोदी जी से पूछ लो क्वांटम फिजिक्स होता क्या है। तो ऐसे व्यक्ति को उनकी पूरी सारी टीम मिलके मोदी जी के सामने मुकाबला करवा नहीं पा रही है, तो ऐसी टीम तो उन्हीं को मुबारक हो ना, जिसके साथ ऐसी टीम जाएगी उसका असर यही होगा। वर्कर इतने मजबूत कांग्रेस पार्टी के, चारों तरफ टीम ऐसी जो मैंने आपको बताई दी ना। और मैं आपको क्या बताऊं, 6000 किलोमीटर इस देश में और कोई लीडर चला है? नहीं। और मोदी जी जो रोज कम से कम कई घंटे लगाते हैं अपने मेकअप कराने के लिए, कैमरा किस एंगल सीखने के लिए, रीटेक करने के लिए, वो व्यक्ति राहुल गांधी जी का मजाक उड़वा पा रहे हैं, तो ये उनकी टीम की बात है ना। आपको कहाँ से खबर है सब मोदी जी मेकअप करवाते 6-6 घंटे रीटेक? मुझे तो बहुत कुछ पता है ना। जितने ईमानदार लोग जिस जगह पर हैं वो सब कहीं ना कहीं आके मुझ पे विश्वास करते हैं, तो बताते हैं और बताते हैं कि देश को बचाने के लिए आप बहुत मजबूत काम कर रहे हो। ये भी हम आपको बता दें, ये भी बता दें, ये भी बता। और बताओ, क्या हमें जो कल फैसला आया या फिर आने वाले दिनों में 4 हफ्ते बाद जब हियरिंग होगी और कुछ फैसला अगर पीड़िता के पक्ष में आएगी, हम यही उम्मीद। हाँ, एक आपका आधा क्वेश्चन रह गया, सॉरी जी, वो प्रोटेस्ट वाला। देखिए, इस बच्ची की तरफ प्रोटेस्ट करने कितने लोग थे इसके साथ, बताओ मुझे आप। प्रोटेस्ट करने जो लोग गए थे जंतर मंतर पर, मैं कवरेज के लिए गया था, 200 लोग रहे होंगे, 150-200 लोग। 150-200 लोग, ये एक बहुत बड़ी संख्या होती है जी। नंबर तो 200 बहुत बड़ा होता है। आप ब्रिजभूषण शरण सिंह साहब को जानते हो आप? नाम सुना है, बड़े सुना है आपने, बड़े आदमी है वो, एप्स्टीन गैंग के एकदम बिल्कुल एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं वो, ठीक, भारतीय एप्स्टीन गैंग के। कुलदीप सिंह सेंगर साहब की पूरी खुल के बात कर रहे हैं। उनका मैंने एक इंटरव्यू किसी ने मुझे भेज दिया क्लिप काट के, उसमें बोल रहे हैं वो कि मेरे पक्ष में लाखों लोग समर्थन में आ गए, मैं बरी हो गया। कुलदीप सिंह सेंगर साहब के साथ लाखों समर्थक हैं, वो सड़क पे नहीं आ रहे हैं तो इसलिए वो जेल में, ऐसा कुछ बोल रहे थे वो, ठीक। इनके पास लाखों समर्थक हैं, यहाँ पे 200 लोग सिर्फ। और शुरू में तो ये पीड़िता और इसकी माँ ही थे ना, सिर्फ 1-2 लोग तो आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, यही थे ना, सिर्फ 2 ही लोग थे ना जी, जहाँ तक मुझे तो ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया कि जो लाखों की संख्या में, जिनके सैकड़ों नहीं हजारों तो वर्कर हैं, पेड वर्कर, इनके जो बाहुबली अपने आप को कहते हैं जी, प्रोटेस्ट ये करेंगे या ये करेंगे, आप मुझे बताओ ना। अब आगे चलते हैं। हाँ, एक बात सच है, भारत की जनता को जो मोदी जी और अमित शाह जी ने एक तरह से बिल्कुल अपने हालात का गुलाम बना दिया है, वो 5 किलो अनाज के लिए भी मजबूर हो गए हैं आज सरकार से प्राप्त करने के लिए। उस हर एक 99.9% भारत देश की जनता का सहानुभूति इसके साथ जरूर थी, बच्ची के साथ। इसका तो रिपोर्ट्स पहुंच ही जाती है ना सबके पास, आईबी की, इधर की उधर की। पर इस बच्ची के साथ तो सब सोशल मीडिया पे ही थे ना जी। इसके साथ कौन था? इसकी छोटी सी लीगल टीम और इसका परिवार, या 2, 3, 4, 5 लोग आ गए प्रोटेस्ट करने। 200 लोग ही आए। जिस दिन वो प्रोटेस्ट करेंगे ना, जब जनता का मूड भांप लेंगे, थोड़ा विचार इस तरफ से हट गया है, वो लाखों लोगों के प्रोटेस्ट करा सकते हैं। और उनको तो हमारे मोदी जी और अमित शाह जी, मोहन भागवत जी भी मदद करेंगे। पर जीत किस बात की है? हम लोग जो प्रोटेस्ट की बात करते हैं, और मैं बार बार बोलता हूँ, 80% देश में अगर कोई बड़े मुद्दों पे न्याय चाहिए तो पीसफुल प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। 20% हम अदालत में कुछ देर बचा के रख सकते हैं, ये मैं बार बार बोलता हूँ। तो उसकी वजह यह है कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस 2018 में आके हमें बता गए हैं सिटिंग के हमारे ऊपर दबाव है, जजेस के ऊपर दबाव है, जनता आए और हमें बचाए। तब से ही तो मैं प्रोटेस्ट करने लगा हूँ सड़कों पे आके, वरना वकीलों का काम सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करना नहीं होता है आमतौर पे। और उस लेवल के वकीलों का जिनको राहुल गांधी जी बताते हैं, वो तो कभी आएंगे भी नहीं। तो जब ये बात है, तो जो बात 100% सही है ना, मतलब हम लोग चाह क्या रहे हैं, बच्ची क्या कह रही है, ईमानदारी से मेरे साथ न्याय हो, बेईमानी ना हो,
जी। मतलब बेईमानी तो हो ही रही है इसके साथ, 100% बेईमानी ना हो, 1% न्याय भी हो जाए, इसके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। हम अपनी सही बात कहलवाने के लिए, न्याय उचित और सही बात कहलवाने के लिए प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं जनता को। जी। वो गलत बात करवा के ले जाते हैं। जो ताकतवर लोग हैं, अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को आप देखो ना, बड़े से बड़े वकील पेश होके उनके सारे, अब ये वनतारा को खत्म, अरावली को खत्म, तो प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ता है? अरावली बचाने के लिए, वनतारा हटाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता, नहीं किया, गया। तो ये सब चीजें हैं। तो आप फिर भी अगर प्रोटेस्ट को बुरा मान रहे हैं तो ठीक है, ये न्यायालयों पे दबाव ना पड़े उसको रोकने के लिए प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं। वो निष्पक्ष होकर फैसले कर सके इसलिए प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि दबाव तो ऑटोमेटिक है। जी। जो भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट लोग बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पे बैठ गए जाके, ईवीएम के पीएम, ईवीएम के एचएम बन गए जैसे जैसे लोग जाके, वो लोगों का जो दबाव है उसको रोकने के लिए काउंटर मजबूती के साथ खड़ा होना जरूरी है, जजेस के साथ। जी। ये है। अब इसको आप जिस तरह से देखना चाहते हैं देखें। जी। अब क्योंकि हमारा विषय जो था वो उन्नाव का मामला था, और आप बता रहे हैं, आप पता नहीं किस बात की नाराज़गी सरकार से निकाल रहे हैं। जो भी सच्चाई हो आपके हिसाब से वो ठीक है। एक दो आखिरी के सवाल मैं पूछ लेना चाहता हूँ, ख़त्म करूँगा बात को। ये जो इंसाफ आएगा या आने वाला है, जितनी भी पीड़िताएँ रही हैं, खासतौर से बिल्किस बानो रहे हैं, कठुआ वाला मैटर हो या आसिफा वाला हो, और भी कई सारे से दुर्दांत घटनाएं हमारे देश में घटी हैं, शर्मनाक घटी हैं, क्या हम उनके इंसाफ के लिए उम्मीद कर सकते हैं या आने वाले दिनों में ऐसा न हो इसके लिए भी क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये जो वर्डिक्ट आएगा, क्या कोई एग्जांपल सेट हो पाएगा इस केस के फैसले? जीरो चांस है इसके। मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा, क्यों भरोसा नहीं है? जजमेंट देंगे तो हम कहेंगे कि हाँ ये जजमेंट अच्छी है। जजमेंट आएगा तब कह सकते हैं। भरोसा सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में थोड़ी भरोसा होता है, जजमेंट पे भरोसा होता है। जजमेंट आएगी तो उसकी तारीफ की जाएगी या क्रिटिसिज्म की जाएगी। बिल्डिंग तो अच्छी, काफी खूबसूरत बनी हुई है। चंद्रचूड़ साहब थे, उन्होंने खराब करने की बहुत कोशिश की, अच्छा लेकिन वो अब हटा दिए गए, तो अब दोबारा शीशे वगैरह लगे हुए। हाँ, वो सुंदर हो गई है दोबारा। बिल्डिंग की तो मैं तारीफ कर ही रहा हूँ, अच्छी बनी हुई है खूब। न्याय उसमें से कितना निकल रहा है वो तो जजमेंट्स के ऊपर होता है ना, इसलिए बात है। अब एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ सर, मैं पूछना नहीं चाह रहा था, मेरे स्क्रिप्ट में नहीं था ये सवाल, लेकिन एक का जवाब, पुराने वाले जो मेन टिप्पणी दिया उसका जवाब देना भूल गया। जी बोलिए बोलिए। कि नाराजगी की बात बता रहे थे, मैं खामाखाई सरकार पे नाराज हो जा रहा हूँ। मैं हाँ नाराज होता हूँ, लेकिन खामाखाई नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान जला के दोबारा उस मनुस्मृति को लागू कराने की चेष्टा होगी जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जलाया था 100 साल पहले करीब जी। तो मैं नाराज और दुखी और परेशान तो कौन जला ये सब कर रहा है? यही मनुवादी मानसिकता के लोग, अरे मोदी जो कह रहे थे 400 पार कराओ संविधान जला दो। मोदी जी तो सजदा कर रहे हैं संविधान के, मैंने देखा है उनको। देखा है आपने? पूरे देश ने देखा है। मोदी जी संविधान पढ़े हैं कभी? ये तो मैंने नहीं पूछा है। हाँ, बस सजदा करने में और पढ़ के उस पर अमल करने में जमीन आसमान का फर्क है। एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ कि आपकी हर बातों में पॉलिटिकल कमेंट आ जाता है, तो कभी है ऐसा मौका है? क्योंकि अक्सर देखा गया है जो जज रिटायर होते हैं या फिर एडवोकेट वगैरह होते हैं, कपिल सिब्बल साहब हैं, आपके सीनियर होंगे शायद, या आपके साथ के होंगे, ये सब राज्यसभा में हैं। अभिषेक मनु सिंघवी साहब है, सलमान खुर्शीद साहब है, आपका कुछ ऐसा चांस है राज्यसभा में, या फिर हम कभी चुनाव लड़ते हुए देख लेंगे? मैं इस देश की प्रोटेस्ट वगैरह में आप एक्टिव रहते हैं, तो लगता है कि हो सकता है किसी दिन मैं इस देश की सबसे बड़ी पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, सबसे बड़ी, और वो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। मैं इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की चेष्टा कर रहा हूँ। जिस दिन ये काम हो गया, हमारे ओबीसी जो भाई हैं ना, वो ऑटोमेटिक आपके साथ आएंगे, हमारे साथ आ जाएंगे। तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान का असली राज जनता को प्राप्त होना शुरू होगा। राज्यसभा तो मुझे अभी भेज दें, इतना सा मैं चुप हो जाऊं तो कोई भी पार्टी भेज देगी अगर मैं अपनी इस रास्ते को त्याग दूं। भाजपा से तो बाबा साहब ने ही मना कर रखा है ना, बात ही नहीं करनी है। आरएसएस और भाजपा से जो बात करता है वो बाबा साहब के खिलाफ जाता है। अच्छा। बाकी किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ, सब दे देंगे जी। चाहिए किसे? बात ये है बुनियादी, मैं तो मिलने नहीं चाहता ईवीएम के विषय के अलावा, मैं तो किसी लीडर से मिलना भी नहीं चाहता हूँ। एक ईवीएम का विषय ऐसा है जिसके बारे में पूरा देश खराब हो रहा है उससे, तो वो तो मैं जाके समझाना चाहता हूँ कि वो अपने स्लीपर सेल्स को बुला लें साथ में और मुझे बिठा लें। अगर मैं उनको 5 मिनट में कन्विंस कर दूं, स्लीपर सेल्स की सारी झूठी सच्ची बातें खत्म कर दूं, 5 तो नहीं 15 मिनट लगेंगे। अच्छा। तो फिर वो ईवीएम में मेरा साथ देना शुरू कर दें। इसके लिए तो मैं किसी भी नेता के पास जिसका आरएसएस और बीजेपी से संबंध नहीं, जाने को तैयार हूं, वरना मैं क्यों जाऊंगा किसी भी लीडर से मिलने।
मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, जिसको पसंद आ रहा है पसंद आ रहा है। मेरे काम से बहुत सारे लीडर्स की हिफाजत भी हो रही है, बहुत सारे लीडर्स को मदद भी हो रही है, मुझे वापस कुछ चाहिए भी नहीं। जी। देश के लिए काम करें, संविधान की किताब को पढ़कर उसको अमल कराने की कोशिश करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है उनसे। अच्छा, तो महमूद प्राचा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, पहली बहुत बार शुक्रिया। आपसे बात हो रही है मेरी, मुझसे बात करने और आगे भी बात होती रहेगी अलग अलग विषयों पर। वैसे आप चुटकी लेना छोड़ते नहीं, मतलब मौका मिलता है बीच बीच में तो आप खींच लेते चुटकी नहीं, मैं सिर्फ सच बोलना नहीं छोड़ रहा हूँ। हाँ, तो मैं जो मुझे समझ में आती है बातें जी, वो मैं बोलता हूँ, और मैं कोई भी बात ऐसी नहीं बोलता जो पूरी तरीके से एक प्योर, सच्ची, अनअडल्ट्रेटेड सच ना हो, अनअडल्ट्रेटेड, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, जनता मुझे सुनती है तो मैं उनको सही चीज़ें सही पर्सपेक्टिव में देखकर समझने की जो सलाहियत है, वो जो भी मेरी सलाहियत है उन तक पहुंचाऊं, मेरी ये जिम्मेदारी है। ये थे हमारे साथ महमूद प्राचा साहब, जो उन्नाव केस पर अपनी राय रख रहे थे। ये उसमें शामिल हैं, फाइल्स वगैरह देख रहे हैं, बाकी चीज़ें केस भी देख रहे हैं इसमें। इस इंटरव्यू पर आपकी क्या राय है, इन्होंने जो बात की उससे कितना इत्तेफाक ना इत्तेफाकी रखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मर्यादित शब्दों के साथ। देखते रहे द हिंदी टॉप, बहुत बहुत शुक्रिया।